हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। क्लाइमेटोलॉजी, जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ रहे होते हैं भूगोल में, तो हमको कुछ चीजें पहले पढ़ लेनी चाहिए, जैसे सूरज को, क्योंकि वही सब पूरा करता धरता है इस चीज का। सूरज को हमने पढ़ा और उसके बाद हमने सूर्य तप को पढ़ा, सूरज से आने वाले इंसोलेशन को। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर तापमान का वितरण। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं, पृथ्वी पर तापमान का वितरण क्या है, तो हमको आगे जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे या जलवायु से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे वायुदाब पेटियां क्या हैं और किस प्रकार से वर्षा होती है, वर्षण की बहुत सारी जो विधियां हैं, उन सब चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तो उसके लिए तापमान का वितरण और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब चीजों को हमें जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण क्या है। तो चलिए कुछ समझ विकसित करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं तापमान की, तो तापमान का सीधा सा मतलब होता है किसी वस्तु में ऊष्मा की उपस्थिति। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा मतलब हीट, ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊर्जा कई रूप में होती है, जैसे कि ऊर्जा चुंबकीय रूप में हो सकती है, ऊर्जा साउंड के रूप में हो सकती है, वेव के रूप में हो सकती है। कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, बहुत सी है। तो उसी प्रकार से एक एनर्जी होती है जिसको हीट कहा जाता है, यानी ऊष्मा। जब किसी वस्तु में ऊष्मा उपस्थित होती है तो उसमें तापमान आ जाता है। ऊष्मा की जितनी ज्यादा मात्रा उस वस्तु में हो जाएगी तो वह उतना ज्यादा तापमान प्रदर्शित करेगी। तो यह तापमान हमारे पृथ्वी पर कैसे आता है? जाहिर सी बात है, सूरज से आता है। सूरज ही तापमान का मुख्य स्रोत है हमारे वायुमंडल में। तो क्या सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, जो विकिरण हैं सूरज का, जिसको हम बोलचाल में प्रकाश कहते हैं, तो जो सूरज की जो किरणें हैं, विकिरण है, क्या वो हमारे वायुमंडल को गर्म करता है? जैसे कि हम इस धरातल पे कहीं पे भी खड़े हैं तो सूरज से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, क्या इस वायुमंडल में जो गर्मी हमें महसूस हो रही है, तापमान हमें महसूस हो रहा है, क्या वो उसी सूर्यतप की वजह से है? नहीं। सूर्यतप, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सूर्यतप से जो विकिरण आता है वो शार्ट वेव्स के रूप में आता है, और शार्ट वेव्स जो होती हैं वो हमारे वायुमंडल को पार करती हुई चली जाती हैं पृथ्वी तक। ज्यादातर उसका भाग जो है वो एल्बिडो के रूप में वापस चला जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, और 51% जो सूर्यतप है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो देखिए, सूर्य है जो हमारा, ये सन है, यह है सन। सन से जो विकिरण निकलता है, सूर्य एक हॉट बॉडी है, एक गर्म स्रोत है और बहुत बड़ा स्रोत है। जो स्रोत जितना बड़ा होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो स्रोत जितना बड़ा होगा उससे जो ऊर्जा निकलेगी विकिरण के रूप में निकलेगी, और वो विकिरण उतना ही छोटी तरंग दैर्ध्य वाला होगा। तो सूरज से जो विकिरण निकल रहा है, विकिरण, किसी भी गर्म वस्तु से जो ऊर्जा निकलती है, हमेशा याद रखिए, वो विकिरण के रूप में निकलती है। और विकिरण की एक तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य विज्ञान में आप पढ़ते हैं। तो तरंग दैर्ध्य, जितनी वस्तु गर्म होगी, यानी स्रोत जितना बड़ा होगा, गर्म होगा, तो उससे निकलने वाला विकिरण उतना लघु होगा। तो इसकी जो विकिरण है वो लघु तरंग दैर्ध्य का है, तरंग दैर्ध्य का है। बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा पूरी क्लास को। मैं बहुत जल्दी नहीं करने की कोशिश करता हूं, ये मेरा कुछ अपना अलग स्टाइल है। मेरी क्लास थोड़ा लंबी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंटेंट को आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार थोड़ा सा समय आप आधा घंटे 1 घंटे का लगा लेंगे, जीवन भर आपको वो काम आएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ आपको रटने से एग्जाम नहीं निकल सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, दूसरे को कंपटीशन में पीछे करना है, तो आपको अपनी एक अलग समझ विकसित ही करनी पड़ेगी। तो ये जो विकिरण है वो कैसा होगा? सूरज से निकलने वाला ये लघु तरंग दैर्ध्य का, जिसको हम लोग शार्ट वेव कहते हैं।
शॉर्ट वेव्स होती हैं। ये शॉर्ट वेव्स हमारी पृथ्वी की तरफ चलती हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल है और उस वायुमंडल के कई स्तर हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये सब जो है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के एक के ऊपर स्तर होते हैं। और हमारा वायुमंडल जो होता है वो 1000 किलोमीटर तक माना जाता है। कितना? 1000 किलोमीटर तक। मेरा ये मतलब नहीं यहां पे है कि आप ये मान लीजिए कि हवा की उपस्थिति 1000 किलोमीटर तक है, बस हवा और ऊपर तक उपस्थित है। लेकिन जितनी सघनता को हम वायुमंडल की श्रेणी में रखेंगे, हवा जो पृथ्वी के निकट होती है वो ज्यादा डेंस होती है, यानी वहां पे जो हवा के कण हैं वो बहुत पास पास हैं, बहुत सघन हैं। और जो जितने आप ऊपर चले जाएंगे वहां पे हवा के जो कण हैं गैसों के, वो दूर दूर होते जाएंगे, यानी वो विरल होती चली जाएगी। तो जो सघनता हमें एक श्रेणी चाहिए जिसको हम वायुमंडल कह सकें, वो 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके ऊपर जो हवा है उसको हम पढ़ते हैं वायु है, लेकिन वायुमंडल में नहीं पढ़ते हैं। तो वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक है। यहां पर आकर के ये जो सूर्य तप है, इस विकिरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सूर्य तप, इंसोलेशन, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये सूर्य तप आकर के हमारे 1000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वहां टकराता है। फिर हम जानते हैं कि ये विभिन्न लेयर्स को पार करता हुआ ये हमारी पृथ्वी तक आता है। जैसे कौन कौन सी लेयर्स को पार करेगा? ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और ये दूसरी है समताप मंडल। ये कौन सा है? ये मध्य मंडल है। ये कौन सा है? आयन मंडल। और इसके बाद जो होता है वो बाह्य मंडल कहलाता है सब कुछ, बाह्य मंडल। तो इन परतों से होता हुआ ये सूर्य तप हमारी पृथ्वी की तरफ आता है। तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल जैसे चला है जितनी मात्रा में, वो उतनी मात्रा में हमारी पृथ्वी तक आ जाएगा? नहीं, बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। जैसे हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। जब हम एक गोल लेकर के चलते हैं, हमको एक परीक्षा, एक कंपटीशन बीट करना है, वो हमारा गोल है, हमको वहां तक पहुंचना है। लेकिन बहुत सारे स्तरों से हमें गुजरना होता है और वहां पे हमारी ऊर्जा जो है वो विचलित होती रहती है। हम पूरी ऊर्जा के साथ नहीं बढ़ते, हमारी ऊर्जा कई दिशाओं में भटकती रहती है, खर्च होती रहती है। तो उसी प्रकार से ये इंसोलेशन जब पृथ्वी की तरफ आता है तो जैसे ही ये 1000 किलोमीटर वाले बॉर्डर से टकराता है, इसकी एनर्जी कुछ वापस चली जाती है, 6% लगभग वहीं से, यानी वायुमंडल से वापस चली जाती है, ये आगे आती नहीं है। फिर ये आती है, कुछ बादल पड़ते हैं, कुछ एनर्जी बादलों से वापस चली जाती है, लगभग 27%। ये फिगर्स मैं आपको बताऊंगा, इसका एक अलग से क्लास होगा जिसका नाम होगा हीट बजट, कैसे ऊर्जा कहां कहां कितनी खर्च होती है, तो वो अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे आप थोड़ा थोड़ा समझते रहें कि जैसे वायुमंडल से वापस हो गई, बादलों से टकरा के वापस हो गई, इसी तरह इसमें के कुछ विकिरण जो होते हैं जैसे एक्स और गामा किरणें, वो आयन मंडल में आकर के एक्स और गामा वो यहां खत्म हो जाते हैं। जो अल्ट्रावायलेट होते हैं वो समताप मंडल में आकर के खत्म हो जाते हैं। इसी तरह विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ ये इंसोलेशन 51 यूनिट, यानी आप कह सकते हैं 51% आकर के पृथ्वी से टकराता है। 51% पृथ्वी से आके टकराता है और पृथ्वी प्राप्त करती है। टकराने का मतलब नहीं, आप कह लीजिए कि 51% जो है वो पृथ्वी प्राप्त करती है। टकराता तो ज्यादा है क्योंकि कुछ यहां से भी वापस होता है, बर्फ की सीट से, पर्वतों के ऊपर बर्फ है, यहां भी अलग अलग धरातल पे अलग अलग सूर्यतप के ऊपर रिएक्शन होता है। जैसे सूरज का प्रकाश आया, पृथ्वी पे टकराया, तो कहीं पे समुद्र है, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे चट्टाने हैं, कहीं पे घास के मैदान है, कहीं वन है। तो अलग अलग प्रकार का जो धरातल होता है उसका रिएक्शन सूर्यतप के लिए अलग अलग होता है। जैसे पानी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, बर्फ ज्यादा परावर्तित कर देगा,
जो वनस्पति वाला क्षेत्र होगा वो अवशोषित ज्यादा कर लेगा। इसी प्रकार से अलग अलग एरिया का अलग अलग प्रकार का क्षमता होती है उसकी, तो उन सबको हम हीट बजट में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे आप इतना समझें कि जो सूर्य से चलने वाला सूर्य तप है वो विभिन्न जगहों पे खर्च होता हुआ 51% जो है आकर के पृथ्वी में समाहित हो जाता है, पृथ्वी उसको ग्रहण कर लेती है। अब जब 51% इंसोलेशन आके पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, पृथ्वी उसे अवशोषित कर लेगी, तो पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब हमें पता है कि सूरज इस तरफ है तो इधर की पृथ्वी आधी जो है वही प्राप्त कर रही, इधर की तो पृथ्वी प्राप्त नहीं कर रही है। तो एक तरफ जिधर सूरज होता है उधर से एनर्जी जो है वो उसे मिलती है और वो गर्म होना शुरू हो जाती है पृथ्वी। फिर जब रात हो जाएगी, यानी जब सूरज उधर नहीं होगा, तो पृथ्वी जितनी एनर्जी दिन में प्राप्त की होती है उसको वो रेडिएट करना शुरू कर देती है। क्योंकि प्रत्येक एक वस्तु, चाहे जो वस्तु हो, चाहे पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, या आपके घर का कोई छोटा सा पार्ट हो, कोई भी वस्तु ऊष्मा को जब ग्रहण करता है तो उस ऊष्मा को ग्रहण करने की उसकी एक सीमा होती है। उसके बाद में वह उस ऊष्मा को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। इसे कहा जाता है कृष्णिका सीमा, यानी ब्लैक बॉडी लिमिट। तो पृथ्वी की भी एक लिमिट है। पृथ्वी का जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचुरली रूप से मेंटेन रहना चाहती है, यानी इसकी जो सीमा लिमिट है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके ऊपर जितना तापमान बढ़ेगा इस सूर्य तप की वजह से, तो वह तापमान ये इमिट कर देगी। देखिए, अभी वायुमंडल की गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये वायुमंडल है। ये वायुमंडल में जो हमें गर्मी मिल रही है, जो हम देखते हैं कि हमको गर्मी का एहसास होता है गर्मियों के महीने में, वो इस हवा की वजह से होता है, पृथ्वी की वजह से नहीं होता है। अगर आप पृथ्वी पे कहीं खड़े हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या वो पृथ्वी के गर्म होने की वजह से है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात अलग है, लेकिन जो हमको गर्मी फील होती है वो हवा की वजह से होती है। हवा गर्म है, वायुमंडल गर्म है, इसीलिए हमें वो गर्मी लगती है। हालांकि वो वायुमंडल गर्म किसकी वजह से हुआ है वो हम अभी देखेंगे, पृथ्वी की वजह से ही वो गर्म हुआ है, तो वो अलग चीज है। लेकिन अभी वायुमंडल की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी पृथ्वी गर्म हो गई। किस वजह से? क्योंकि इसने सूर्य तप को ग्रहण कर लिया है। अब इस सूर्य तप ने क्या वायुमंडल को नहीं गर्म किया? इस वायुमंडल से ही हो करके तो सूर्य तप गुजरा है और पृथ्वी पर आके गिरा। पृथ्वी पे फोटान इसके टकराए, ये फोटान के रूप में है, सूर्य तप ये फोटान के रूप में है। तो ये फोटान आ करके पृथ्वी से टकराए, पृथ्वी गर्म हो गई। क्या ये वायुमंडल नहीं गर्म हुआ? गर्म हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ। यानी हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से आने वाली किरणों से वायुमंडल गर्म होता है कि नहीं गर्म होता है, तो उत्तर होगा हां, गर्म होता है। लेकिन जो वास्तविक तापमान हम आज वातावरण में देखते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा वो पृथ्वी के द्वारा आएगा। अभी बाद में, अभी सूर्य तप से थोड़ा गर्म हुआ है, कुछ परसेंट। अब पृथ्वी जब रात में इस टेम्परेचर को बाहर फेंकना शुरू होगी, अभी हमने पहले बताया कि जो भी वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करेगी तो बाद में उस ऊष्मा को रेडिएशन के द्वारा बाहर फेंकेगी। अब ये रेडिएशन जो होगा वो कैसा होगा? सूरज का रेडिएशन तो लघु तरंग दैर्घ्य था, शॉर्ट वेव था, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत गर्म स्रोत था। पृथ्वी छोटी है, पृथ्वी कम गर्म है, इसीलिए इससे जो विकिरण निकलेगा वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य का होगा। इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य, लॉन्ग वेव का होगा। तो पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण दीर्घ तरंग दैर्घ्य का होगा। और दीर्घ तरंग दैर्घ्य का जो विकिरण होता है यह वायुमंडल की गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वायुमंडल की गैसें जो होती हैं वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य के रेडिएशन के साथ अलग अलग बिहेवियर करती हैं। जब सूरज से निकलने वाला रेडिएशन आ रहा था तो उसको आर पार जाने दिया,
उसमें बहुत कम अवशोषित हुआ वायुमंडल में, लेकिन जो पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन है ये इस वायुमंडल को गर्म करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, वायुमंडल गर्म होगा। अब वायुमंडल 3 तरीकों से गर्म होगा। पृथ्वी की निकलने वाली ऊर्जा से, उष्मा से यह वायुमंडल गर्म होगा और उसके 3 तरीके होंगे। एक होगा रेडिएशन यानी विकिरण, एक होगा संचलन यानी कंडक्शन, और एक होगा संवहन यानी कन्वेक्शन। ये क्या होगा, विकिरण। 3 तरीकों से वायुमंडल गर्म होगा। एक रेडिएशन जिसको विकिरण कहा जाता है, दूसरा कंडक्शन यानी संचलन, और तीसरा होगा संवाहन यानी कन्वेक्शनल करेंट्स जिनको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो 3 तरीकों से यह वायुमंडल गर्म होगा। अब हमें आप बताएं, क्या पृथ्वी पे सब जगह तापमान एक जैसा होता है? क्या हम पृथ्वी पे अगर क्षैतिज रूप से बात करें, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फिर और अगर हम उत्तर में चले जाएं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, क्या हर देश में एक जैसा तापमान होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता है। कुछ देशों में बहुत गर्मी होती है, कुछ देशों में ठंडक होती है, कुछ देशों में बहुत ठंडक होती है, बर्फ पड़ती रहती है। अगर भारत की ही बात कर लें तो आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में देखें गर्मी पड़ती है। आप उत्तर के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तरफ चले जाएंगे तो वहां ठंडक पड़ती है। तो क्षैतिज रूप से जब हम चलते हैं तो पृथ्वी पे अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर अलग अलग है। ऐसा क्यों है? अगर हम ऊंचाई की बात करें, अगर किसी प्रदेश में आप देखते हैं कि धरातल पे आपको अलग मौसम मिलेगा, अलग प्रकार का टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन अगर वहीं उसी प्रदेश में कहीं पे पहाड़ हैं यानी ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई वाली जगह पे जब हम जाते हैं तो वहां बर्फ हमें मिलती है, ठंडक मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी पे हम ऊंचाई पे जाते हैं वहां तापमान अलग होता चला जाता है, और जब हम क्षेत्र में क्षैतिज रूप से भी जाते हैं तो वहां भी तापमान अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो ये तापमान अलग अलग क्यों होता है, इसको चलिए समझते हैं, डिफाइन करते हैं। अभी हमने सिर्फ ये जाना कि पृथ्वी से 3 तरीके से वायुमंडल गर्म होता है। अब इनमें क्या चीजें हमें जाननी होंगी उस पर चर्चा करते हैं। तो तापमान का जो वितरण है वो 2 तरीके से हम देखेंगे। एक देखेंगे क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वितरण, और दूसरा हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी इस तरह से तापमान का क्या वितरण है और ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे तापमान का पृथ्वी पर क्या वितरण है, कैसे है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है, और पृथ्वी में जो सबसे बीच में हमारा अक्षांश होता है उसको कहा जाता है 0 डिग्री यानी विषुवत। ये विषुवत है। इसके ऊपर एक लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यहां नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, साउथ। इसके बाद यहां पे अंटार्कटिक व्रत यानी 66.5 डिग्री साउथ, और यहां पे आर्कटिक व्रत यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यह है नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री, और यह है साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। यह हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है और यह हमारे प्रमुख अक्षांश हैं। अब देखिए सूरज से जो प्रकाश चलता है उसका जो आपतन कोण है यह सन है, और सन से प्रकाश आता है। तो देखिए सन से प्रकाश यहां आता है और सन से प्रकाश इधर और इधर। तो पहली चीज देख रहे हैं हम कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर हर जगह 90 डिग्री पे नहीं पड़ता है। कहीं पर सूरज जिस सामने होता है, जिस सीध में सूरज होता है, वहां पे तो प्रकाश जो है 90 डिग्री पे आता है, और बाकी जगहों पर प्रकाश तिरछा पड़ता है। तो जिस जगह पर प्रकाश तिरछा पड़ेगा वहां पर तापमान कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर जब कहीं पे प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी को देगा,
और जहां पे तिरछा प्रकाश पड़ेगा वहां पे ऊर्जा कम देगा। तो यहां यह है 0 डिग्री और यह है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, चाहे इधर बढ़े और चाहे इधर बढ़े, तो प्रकाश की मात्रा कम होती जाएगी। यानी यहां पे ताप होगा ज्यादा, ताप अधिक होगा, यहां ताप कम होगा और यहां भी ताप कम होगा। इनको आप डॉटेड ऐसे बना लें आगे तक अगर समझना है। ये देखें आप, ये 0 वाली है लाइन और ये 0 वाली लाइन है। ये हमारी मकर हो गई, ये हो गई कर्क। देखें, अगर हम सूरज को देख रहे हैं तो सूरज की किरणें 0 डिग्री पे लंबवत है, तो 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा ताप होगा। और जैसे जैसे 0 डिग्री से हम उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे, ये उच्च अक्षांश है, ये क्या है? उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश का मतलब है उच्च नंबर, 90 डिग्री सबसे ज्यादा है, ये भी क्या है? उच्च अक्षांश। कभी कभी आपको कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं कि उच्च का मतलब ऊपर की तरफ वाला, निम्न का मतलब नीचे तरफ वाला। निम्न का मतलब है छोटा नंबर, 0 से स्टार्ट करते हैं हम ना, 0 1 2 3 4 करते हुए 90 तक, और इधर भी 0 से 90 तक। तो 0 निम्न अक्षांश कहलाता है। ये क्या है? निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश। तो 0 से लेकर 90 तक जब हम उच्च अक्षांश की तरफ आते हैं तो ताप में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है, और धीरे धीरे जब हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो तापमान बिल्कुल 0 या माइनस में हो जाएगा। इसी तरह उत्तरी अक्षांश में होगा। तो पहला कारक क्या है? क्षैतिज वितरण में हम क्या देख रहे हैं? क्षैतिज वितरण में हम ये देख रहे हैं कि हम विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। इसका मतलब है जो विषुवत रेखा के आसपास देश हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जितना हम ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वहां पे तापमान में कमी आएगी। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि विषुवत रेखा के पास सूरज की किरणें जो हैं वो लंबवत गिरती हैं, बाकी जगह पे तिरछा गिरती हैं, इसीलिए वहां कमी आती है। अब दूसरा पक्ष इसका देखें, क्या विषुवत रेखा पे ही सूरज रहता है हमेशा या आगे भी बढ़ता है? तो हम जब जानते हैं कि जो ये सन है, सन की तरफ पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है इस तरह से, और पृथ्वी झुकी हुई है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। पृथ्वी अपने झुकाव की वजह से, हम जो पीछे चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं पृथ्वी की गतियां, वो चैप्टर में आपको हमने बताया भी था, आपको याद होगा कि सूरज मूव करता है कहां से कहां तक? कर्क से मकर तक। यह है कर्क रेखा, ये क्या है? कर्क रेखा है, ये कर्क है, ये विषुवत है, और ये क्या है? मकर। जब पूरे साल में पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो उसमें क्या होता है? पृथ्वी है झुकी, तो थोड़ा बहुत ये लेवल से ऊपर या नीचे जाती है। यानी ये जो लाइन है बीच की, ये हमेशा इसी लाइन के सामने नहीं रहती है। कुछ समय के लिए ये पृथ्वी थोड़ा डाउन जाती है, तब सूरज इस सामने आ जाता है। सूरज कहां आ जाता है? यहां। और फिर पृथ्वी थोड़ा ऊपर चली जाती है तो सूरज कहां जाएगा? मकर के सामने आ जाता है, यानी सूरज आ जाता है यहां। तो उस चैप्टर में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल में सूरज कर्क और मकर रेखा के बीच में गति करता रहता है। कर्क रेखा पर सूरज होता है जून में, कर्क रेखा पे सूरज जून में होता है। उसके बाद जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर में सूरज आ जाता है विषुवत रेखा पे, और फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूरज जो होता है वो मकर रेखा पे आ जाता है, और फिर वापस होता है दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में सूरज फिर आ जाता है मकर पे, और फिर अप्रैल, मई, जून में फिर वहां पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि सितंबर में और मार्च में 2 ऐसे महीने होते हैं जब सूरज जो है वो विषुवत पर होता है। जून में जो सूरज है वो कर्क रेखा पर होता है, और दिसंबर में जो सूरज है वो मकर रेखा पर होता है। ये उस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में उसे फिर से देख लीजिएगा।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो सूरज की जब लंबवत किरणें कर्क रेखा तक आती हैं, जब कर्क रेखा पे सूरज होगा तो सूरज की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे गिरेंगी। जब मकर पे सूरज होगा तो सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा पे गिरेंगी। लेकिन इसके ऊपर अगर हम बात करें कि कर्क के ऊपर, वहां हमेशा तिरछा ही जाएंगी। इसी तरह मकर के नीचे, मकर के ऊपर यहां भी तिरछा ही जाएंगी। तो मैक्सिमम सूरज की लंबवत किरणें कहां तक जाती हैं बताएं। मैक्सिमम सूरज की लंबवत किरणें जो जाएंगी वो कर्क से लेकर मकर तक ही रहेंगी। इसके ऊपर जो किरणें होंगी वो हमेशा तिरछी ही होंगी। तो कर्क से लेकर के मकर तक का जो क्षेत्र है वहां पे ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा, ज्यादा हीट प्राप्त होगी, ज्यादा पृथ्वी गर्म होगी। तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है और यह गर्म है। इसके ऊपर का क्षेत्र, चाहे इधर का ले चाहे इधर का, वो ठंडा क्षेत्र है। वहां पे सूरज की किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ती हैं, इसीलिए वो ठंडे क्षेत्र हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। वो निर्भर करता है कि सूरज की किरणें वहां कैसी पड़ रही हैं। अब अलग अलग समय में क्यों होता है, जैसे कि जब सूरज यहां होगा मकर रेखा पे, मकर रेखा पे सूरज होगा तो जो उधर का कर्क रेखा की तरफ का क्षेत्र है वहां ठंडक ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सूरज यहां है और यहां से वहां ज्यादा दूर है। क्योंकि यहां से जो किरणें चलेंगी वो उधर ज्यादा तिरछी जाएंगी। जब सूरज यहां होगा तो यहां वाली किरणें तिरछा हो जाएंगी, इस क्षेत्र वाली। तो ऊपर के क्षेत्र में यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंडक लगेगी। और जब सूरज जून में कर्क रेखा पे होगा तो इधर किरणें जो होंगी वो ज्यादा तिरछा हो जाएंगी। तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि मकर रेखा पर दिसंबर में सूरज होता है। तो दिसंबर में अपने वहां यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास भारत जैसे देशों में ठंडक होती है दिसंबर में। और जब जून के महीने में हमारे यहां सूरज आ जाता है तो सूरज की इंसोलेशन की वजह से हमारे यहां गर्मी होती है। तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ यानी दक्षिण की तरफ वहां ठंडक का महीना हो जाता है। जैसे इस समय की अगर हम बात करें तो महीना चल रहा है जनवरी, ठंडक का महीना अगर चल रहा है, स्वेटर पहन रखा है तो ठंडक का महीना है। इसका मतलब है कि सूरज जो है अब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गया है। दिसंबर में कहां है, दिसंबर में मकर रेखा पे था, अब थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गया होगा इधर को, लेकिन अभी है वो यहीं पे। तो इसीलिए कर्क रेखा के क्षेत्र की तरफ ठंडक का महीना है, क्योंकि सूरज हमारे उधर नहीं है, सूरज ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका हुआ है, वहां पृथ्वी की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध में। और जब सूरज जून तक आते आते हमारे वहां पहुंच जाएगा तब हमारे यहां भयंकर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया तरफ जो है वो ठंडक का महीना हो जाएगा। तो इसी तरह अलग अलग मौसम में अलग अलग देश में ताप का अलग अलग वितरण होता है इस वजह से। अब हम बात करें ऊर्ध्वाधर रूप से क्या मामला है। यह हमारी पृथ्वी का धरातल है और यह सन है। सन से सूरज की किरणें आती हैं और यहां टकराती हैं। फिर सूरज, पृथ्वी गर्म हो जाती है और पृथ्वी से निकलने वाला जो विकिरण है वो रात में वापस बाहर निकलता है और वायुमंडल को गर्म करता है। अब देखिए, जो ऊपर से किरणें आ रही थी वो अलग अलग क्षेत्रों में, हमने बताया कि अलग अलग कोण बनाती हैं, इसीलिए उस चीज को आपने समझ लिया कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है। अब हम बात करें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। तो देखिए, जब यहां से पृथ्वी से रेडिएशन निकलेंगी, हमने बताया ना कि पृथ्वी से निकलने वाली रेडिएशन से ही वायुमंडल गर्म होता है। तो पृथ्वी से जब रेडिएशन निकलेगा तो एक एक लेयर गर्म होना शुरू हो जाएगी। पहले ऊपर की एक लेयर गर्म होगी, फिर उसके बाद की एक लेयर गर्म होगी, फिर उसके बाद की लेयर गर्म होगी। इसी तरह ये चलता रहेगा और ये कहां तक चलेगा, ये क्षोभ मंडल की सीमा तक, जिसको कहा जाता है क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज। हमने बताया था ट्रोपोपाज के विषय में। ट्रोपोपाज तक ये प्रक्रिया जारी रहती है, ये विकिरण निकलते हैं और जब
ऊर्जा लेकर के ये विकिरण चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो इसके संपर्क में वायु आ जाएगी उसी को तो ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद इन विकिरण में ऊर्जा कम होती चली जाएगी और ये ऊपर जब तक पहुंचेंगी तब तक इनकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। विकिरण जो है वो पृथ्वी से निकला, उसके पास बहुत सारी हीट है, तो सबसे पहली जो हवा उसके संपर्क में आएगी वो इस हीट को खींच लेगी, फिर वो विकिरण और ऊपर चलेगा, फिर ऊपर वाली हवा को कम एनर्जी मिलेगी। इसी तरह जैसे जैसे वो विकिरण ऊपर जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और ऊपर की हवा जो है वो कम ऊर्जा को प्राप्त करेगी। तो ताप सबसे ज्यादा कहां होगा? पृथ्वी के निकट। दूसरा कारण यह भी है कि जो पृथ्वी के निकट की हवा है वो डेंस है, सघन है। यहां क्या है? सघन है। फिर इसके ऊपर कम सघन है और इसके ऊपर क्या है? विरल है, अधिक विरल। जो विकिरण चल रहा है तो जो सघन वायु है, सघन मतलब बहुत नजदीक नजदीक कण है, उनसे जब विकिरण टकराएगा तो वो ज्यादा उष्मा उसमें की खींच लेंगे। एक तो वो पहले पड़ रहे हैं, उस समय विकिरण में एनर्जी भी ज्यादा है और वो ज्यादा कण भी हैं, तो जब ज्यादा सघन कण है तो ज्यादा कण ऊर्जा खींचेंगे तो ज्यादा ऊर्जा को खींच लेंगे। उसके ऊपर विकिरण बढ़ी तो दो चीजें हो गई, एक तो विकिरण की उष्मा भी कम हो गई, दूसरी चीज वहां पे हवा में कण भी कम है, यानी लेने वाले लोग भी कम हैं, तो उसको और कम खींच पाए तो ऊपर की हवा क्या होगी? ठंडी रहेगी। विकिरण और ऊपर चला तो फिर विकिरण की ऊर्जा और कम हो चुकी है और वहां पे हवा और ज्यादा विरल है। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? ताप में कमी, ताप में कमी है। इसको क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर, ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो तापमान का जो गर्म होने का प्रोसेस है उसमें हम देख रहे हैं कि एक एक स्तर गर्म होता है और ऊपर के स्तर कम गर्म हो पाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के निकट टेम्परेचर ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे तापमान में कमी होती चली जा रही है। यह विकिरण से हमने देखा। पहली चीज क्या थी? विकिरण। हमने बताया था पृथ्वी को गर्म करने वाली तीन चीजें हैं। पहली चीज है विकिरण। तो विकिरण में हमने क्या देखा? विकिरण जो है नीचे की हवा को ज्यादा गर्म कर रहा है और ऊपर की हवा को कम गर्म कर रहा है। वजह क्या है? ऊपर की हवा विरल है, इसीलिए वहां पे एनर्जी खींचने वाले कण कम है। दूसरी चीज, जैसे जैसे विकिरण ऊपर जाता है उसकी एनर्जी भी कम होती चली जाती है क्योंकि नीचे की हवा जो है उसकी एनर्जी खींच चुकी होती है। तो इस तरह से ऊपर ठंडी हवा रहती है और नीचे गर्म हवा रहती है। इसको कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। और यह कितना होता है? सामान्य ताप ह्रास दर होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। यानी जब हम यहां से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाएगी। अगर पृथ्वी के धरातल पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, अगर हम मान लें कि यहां पर कितना है? 30 डिग्री है, तो 1 किलोमीटर के ऊपर कितना होगा? 1 किमी पर। जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.5 इसमें से घटा दीजिए, फिर जितना आएगा वही ताप हो जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, इतना हो नहीं जाएगा। ये सिर्फ तरीका है कि 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सामान्य ह्रास दर की वजह से कम पड़ जाना चाहिए, लेकिन कम ज्यादा पड़ जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या? 1 किलोमीटर ऊपर जब आप जाओगे और टेम्परेचर का मापन करोगे तो आपको कैलकुलेशन तो ये कह रहा है कि धरती पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहां पे 6.5 कम कर दीजिए, लगभग जो है 23.5 निकलना चाहिए। भाई 23.5 निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? 30 डिग्री से 6.5 घटा दोगे तो कितना निकल आएगा? 23.5 निकलना चाहिए। लेकिन जब आप वहां नापोगे तो वहां निकलेगा और कम निकलेगा। और कहां से ठंडक आ गई है? तो दूसरा कारण उसका यह है, दूसरा जो हवा में हम देखते हैं वो है संचलन।
संचलन से वायु भी गर्म होती है। कैसे? संचलन का मतलब होता है कि दो वस्तुएं जैसे बराबर में रख दी जाएं। जैसे एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ए वस्तु ज्यादा गर्म है। अगर ए वस्तु ज्यादा गर्म है तो संचलन ये नियम कहता है, कंडक्शन ये कहता है कि ए वस्तु से बी में एनर्जी जाने लगेगी। अगर एक गर्म लोहे का टुकड़ा, एक ठंडा लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, आप दोनों को चिपका करके रख दीजिए, तो गर्म वाले में से एनर्जी ठंडे में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए टेम्परेचर। तो ये जो ऊष्मा का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई भी कण, यानी इसके अंदर कण होंगे ना, छोटे छोटे, कोई भी चीज होती है वो कणों से मिलकर बनी होती है, इसमें भी कण होंगे। तो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें से कोई कण इसमें नहीं आ रहा उठ करके, यानी जो यहां पे संपर्क में कण है वही एक दूसरे को ऊर्जा देते चले जाते हैं। जैसे ये कण है तो ये कण इसको एनर्जी दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, ये इसको, इसी तरह पूरी वस्तु में जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो कण है ए बी सी डी ई, एक कण उठ करके कहीं नहीं जाएगा, एक कण अपनी जगह पे बना रहेगा। यानी धरती को हम मान लें एक स्रोत है जो गर्म है, इसके ऊपर वायु है, तो जो वायु इस धरती के संपर्क में आएगी वो गर्म हो जाएगी, यहां की एक लेयर गर्म हो जाएगी क्योंकि ये इसके स्पर्श में आएगी और इसके कण गर्म हो जाएंगे। फिर ये लेयर अपने ऊपर की लेयर को एनर्जी प्रदान कर देगी, वो लेयर गर्म हो जाएगी। फिर ये जो गर्म लेयर है वो अपने ऊपर के लेयर को एनर्जी प्रदान कर देगी, वो लेयर गर्म हो जाएगी। लेकिन कंडक्शन में ये लेयर के कण उठ करके ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ वो एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा अधिकारी फाइल, जो बाबू होता है, वो फाइल अपने ऊपरी अधिकारी को भेज देता है, फिर वो फाइल उठा के अपने ऊपर के अधिकारी को भेज देता है, फिर ऊपर का अधिकारी फाइल पे साइन करके और ऊपर भेज देता है, लेकिन वो खुद नहीं जाते हैं, सिर्फ फाइल ट्रांसफर हो रही है। तो यहां पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है, लेकिन जो स्तर है वायु के वो अपनी जगह बने रहते हैं, तो वो कहलाता है संचलन, कंडक्शन। और तीसरी विधि ये होती है संवहन। संवहन यानी कन्वेक्शन। संवहन में क्या होता है, जो वायु पहले यहां गर्म हुई, जो पृथ्वी पे वायु गर्म हुई, वो वायु गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है। अब देखिए उसमें कण ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें कण ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये है पृथ्वी, यहां पे सूरज की किरणें आई, यहां की हवा गर्म हो गई, जो गर्म हवा होगी वो उठ करके ऊपर जाएगी। देखिए ना, गुब्बारे में गर्म हवा भर देते हैं तो वो ऊपर उड़ने लगता है। बैलून देखा नहीं आपने, उड़ने वाला जो होता है पैराशूट, उसमें हवा गर्म करते हैं, गर्म हवा जब उसमें भरती है तो बैलून ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठने लगेगी। पृथ्वी के धरातल से वो हवा गर्म हुई, चाहे वो रेडिएशन से गर्म हुई, चाहे वो संचलन से गर्म हुई, दोनों तरीके से गर्म हुई, और वो गर्म हवा जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से वो ऊपर उठने लगेगी, इस तरह से जहां पे गर्म होगी वो ऊपर उठने लगेगी। अब इसमें देखिए हवा के कण ट्रांसफर हो रहे हैं, हवा के ट्रांसफर हो रहे हैं कण, और ये प्रक्रिया में हवा गर्म अपने स्थान से ऊपर की तरफ चल रही है और ऊपर जो है दूसरी लेयर को भी गर्म करती जा रही है, क्योंकि यही हवा ऊपर ट्रांसफर हो रही है तो गर्मी को ही लेकर तो जा रही है ऊपर, तो ऊपर की हवा भी गर्म होती चली जाती है। लेकिन ये क्षोभ सीमा तक ही जाती है। कहां तक? क्षोभ सीमा तक, ट्रोपोपास तक। इसके ऊपर हवा की जो साइकिल है, जो कन्वेक्शन करंट उठ रही है, वो ऊपर नहीं जाएगी, यहां से ये मुड़ जाएगी, यहां से ये मुड़ जाएगी और कहीं नीचे उतरेगी जाकर के, इस तरह से नीचे उतरेगी, ये इधर मुड़ करके और ये भी आके नीचे उतरेगी। कहां नीचे उतरेगी? जहां ठंडा क्षेत्र होगा, जहां ठंडा क्षेत्र होगा वहां ये नीचे उतरेगी जाकर के। क्यों? क्योंकि वहां की हवा यहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी। देखिए समझिए इसे, जहां पे गर्म होकर के हवा ऊपर उठ रही है
तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। जब हवा ऊपर चली जाएगी तो वो जगह रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और प्रकृति का नियम है कि हवा कहीं पे खाली हो नहीं सकती है। उसको जगह को फिल करने के लिए उसके आसपास की हवा उस जगह आ जाएगी। तो जहां पे ठंडी हवा है यहां, वो हवा उठ करके इस वाले स्थान को भरने के लिए आ जाएगी, तब यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी यहां हवा कम पड़ जाएगी और वो ऊपर से सप्लाई आ जाएगी। इस तरह से जो हवा उठ रही है वही घूम करके यहां फिर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, एक साइकिल स्टार्ट हो गया, एक चक्र चलने लगा इस तरह से हवा का, एक हवा का चक्र चलने लगा, और इसी को कहा जाता है संवाहन चक्र। यानी हवा का एक चक्र शुरू हो गया। जहां पे हवा गर्म हो रही थी वहां से उठ रही है और ठंडे वाले क्षेत्र की हवा उस जगह पे, उस जगह को भरने के लिए आ रही है, और ऊपर जाकर के वो हवा घूम करके उन ठंडे क्षेत्रों में उतर रही है, क्योंकि वहां भी वैक्यूम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहां पे अपवर्ड करंट यानी ऊपर जा रही है, यहां पे डाउनवर्ड करंट यानी नीचे आ रही है, और ये जो क्षैतिज प्रवाह है, दो प्रकार के प्रवाह इसमें स्टार्ट हो गए। एक तो ऊर्ध्वाधर यानी हवा ऊपर की तरफ चल रही है या नीचे की तरफ आ रही है, यानी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, क्षैतिज प्रवाह स्टार्ट हो गया, यानी हवा ट्रोपोपाज पे चल रही है, और यहां जो है क्षैतिज प्रवाह हो गया जो धरती के निकट चल रही है। तो इसमें अब जो ऊपर हवाएं चल रही हैं इनको कहा जाता है जेट धाराएं, इनको कहते हैं जेट धाराएं। ये बहुत तेज चलती हैं, जैसे जेट वायु विमान चलते हैं वैसे ये बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये यहां से हवा उठती है और चलती है, फिर डाउन आती है, और डाउन में जो यहां नीचे हवा चल रही है इसको कहा जाता है पवन। इसको क्या कहते हैं, पवन। इसको हम वायु दाब में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अब आप ये समझ गए होंगे कि ये पवन यानी जो हवा हमको चलती यहां दिखाई पड़ती है, पूर्वैया पछैया या जो भी हवा चलती है, लूक चलती है, सब हवाएं क्या हैं, ये हवाएं इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से चलती हैं। क्योंकि जब मान लीजिए कि आपके गांव में बहुत गर्मी हो रही है उदाहरण के लिए, तो आपके गांव की हवा जो है वो उठ करके ऊपर जाने लगेगी, गर्म हवा ऊपर जाने लगेगी, तो क्या आपके गांव की हवा खत्म हो जाएगी? नहीं, उस हवा को कमी को पूरा करने के लिए दूसरे गांव से यानी दूसरी जगह से जहां पे अपेक्षाकृत ठंडा है वहां की हवा ऊपर नहीं जा रही है, तो वो हवा आपके गांव की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो आपको हवा लगते हुए दिखाई पड़ेगी कि भाई बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तभी आप कहते हैं ना गर्मियों में कि बड़ी शीतल हवा आ रही किधर से, तो इसका मतलब होता है कि आपके वहां की गर्म हवा ऊपर जा रही है और किसी ठंडी जगह से हवा आपके गांव की जगह को भरने के लिए आ रही है। तभी आप कहते हैं ठंडी ठंडी शीतल शीतल पवन चल रही है। और जब उस गांव की यानी उस जगह की हवा ठंडी आपके गांव की तरफ आ गई, तो जो आपके गांव से गर्म हवा ऊपर उठ रही थी वो मुड़ करके उन गांव में उतरने लगेगी जहां हवा कम पड़ रही थी। तो इस प्रकार से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी पूरी इस तरह से। ये आपका मान लीजिए गांव है और ये दूसरा गांव है। आपके गांव से हवा उठ रही है, ऊपर जाके मुड़ रही है और उस गांव में उतर रही है, उस गांव की हवा आपके गांव में आ रही है। गांव का तात्पर्य मेरा है वो क्षेत्र, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहां से हवा उठती है कहां उतरती है, इसको हम वायु दाब की पेटियों में विधिवत पढ़ेंगे। आपको यह तरीका समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो हवा ऊपर उठती है तो ऊपर के वायुमंडल को भी गर्म करते हुए चलती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पे कि हमने बताया था कि टेम्परेचर यहां 6.5 कम होना चाहिए था, लेकिन कम हो गया और ज्यादा। तो वो कैसे कम हो गया? वो कम हो गया रुद्धोष्म ताप ह्रास दर की वजह से। देखो, एक सामान्य ह्रास दर है और इसी में जोड़ दीजिए रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। एडियाबेटिक इसको बोलते हैं, एडियाबेटिक। चलिए इसको हम समझ लेते हैं क्या है। यानी कि ऊपर जाती हवा का एक तो हमने देखा था कि चूंकि ऊपर एनर्जी कम पहुंच रही इसीलिए 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री कम पड़ रहा है, उसको सामान्य ह्रास कर रहे थे। एक तरीके से और भी ठंडा हो रहा है, वो क्या है? जैसे कि हम बात करें कि अगर हम कहें कि किसी चीज को, किसी भी गैस को या किसी भी पदार्थ को आप ठंडा कर दीजिए, लेकिन उसमें से ऊष्मा लेनी नहीं है आपको,
या फिर आपसे कह दें कि इस कमरे की हवा को गर्म कर दीजिए, लेकिन यहां पे आपको ऊष्मा देनी नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? अगर इस कमरे को हम ऊर्जा देंगे नहीं, यानी किसी तरफ से हम हीट देंगे नहीं, तो क्या इस कमरे की हवा गर्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। या फिर हम कहें कि इस कमरे की हवा जो है, इतनी हवा को आप ठंडा कर दीजिए, लेकिन इसकी एनर्जी खींचनी नहीं है आपको किसी चीज से, तो क्या ठंडा हो सकता है? बिल्कुल। क्या तरीका है? जैसे कि अगर किसी चीज का आयतन कम कर दिया जाए, यानी दबा दिया जाए, वो हवा गर्म हो जाएगी कंप्रेस, दबाव की वजह से। अगर हम मान लें कि ये एक आयतन है, ये एक आयतन है, ये हवा है, ये क्या है? हवा है, इतनी जगह में है। अगर इस हवा को कम जगह में कर दिया जाए, ये चारों तरफ से दीवारें समेट के इसको इतनी जगह में कर दिया जाए, तो यहां पे गर्म हवा हो जाएगी। इसको हमने कोई एनर्जी बाहर से दी नहीं है, कोई हीट नहीं दी है, लेकिन इसका आयतन हमने कम कर दिया, और आयतन कम होने की वजह से इसका ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि संपीड़न से जब कण पास पास में आएंगे तो उसका ताप बढ़ जाएगा, और इस ताप बढ़ने को कहते हैं एडियाबैटिक प्रक्रम, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। इस वजह से ताप कम भी पड़ सकता है, ताप बढ़ भी सकता है। कम कैसे पड़ेगा? जैसे इतनी जगह में कोई हवा है, कोई भी टेम्परेचर उसका हो, और उसे आप इतनी जगह में फैला दीजिए, तो उसका ताप क्या होगा? ताप कम हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि अगर हवा को फैला दिया जाए, उसका आयतन फैला दिया जाए, तो वो ठंडी हो जाएगी। भले उसका ताप आप खींचो न खींचो, उसमें हीट उतनी ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ गया ना। आपने एक इतनी एनर्जी को इतनी जगह में फैला दिया, तो वो ठंडा प्रतीत होगा। और जब उसी हवा को आप समेट के कम जगह में ले आओगे, तो वो गर्म हो जाएगी। तो यही यहां पर होता है। हमने अभी आपको बताया कि नीचे जो है हवा सघन है, उसके ऊपर विरल है, यानी हम पृथ्वी के जितना ऊपर जाते जाते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर हवा विरल होती चली जाती है, यानी उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है। कण दूर दूर, गैस के जो डेंसिटी है वो दूर दूर हो जाती है, कण दूर दूर हो जाते हैं। तो जब ये कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती है, तो ये फैलती है। इसका आयतन क्या होता है? आयतन में प्रसार होता है। तो जब आयतन में बढ़ेगा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम काम करेगा, और उसका ताप क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ रहा है तो ताप कम हो जाएगा। और एक ताप वाला हमने वो देखा था, सामान्य ह्रास दर, और एक हमने देखा रुद्धोष्म। तो ये उठती हवा पे तो दोनों लागू होंगे। एक तो ऊपर जाने पे ताप कम ही पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा क्या है? ऊपर जाने पे हवा फैल रही है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम भी काम करेगा और हवा का ताप भी कम पड़ेगा। इसीलिए दोनों जब इस पे काम करेंगे, तो 6.5 ये काम कम पड़ेगा, और रुद्धोष्म ताप ह्रास दर जो होता है वो 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, यानी 1000 फीट ऊपर जाएंगे तो 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है हवा का। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हवा का तापमान कम हो रहा होता है, और पृथ्वी से हम ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं, तो पृथ्वी के संपर्क वाली हवा ज्यादा गर्म होती है, और उसके ऊपर निरंतर ठंडक मिलती रहती है। इसीलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, तो ऊपर जाने पे जितना हम समुद्र तल से ऊपर उठ रहे हैं, समुद्र तल से जोड़ेंगे, तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा हवा ठंडी मिलेगी। और एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जब इतनी ठंडी हो जाएगी कि वहां आपको बर्फ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे आपको बर्फ के जमे हुए पहाड़ या बर्फ की चादरें बिछी हुई मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब दो चीजें हमने देखी। दूसरी चीज ऊर्ध्वाधर वितरण वाली देखी, पहली हमने देखी थी क्षैतिज वितरण। तो हमने क्षैतिज वितरण में देखा था कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं तो तापमान में कमी आती है, और यहां पर हमने देखा जब हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं तो तापमान में कमी आती है। और इन्हीं सब चीजों से हम आगे देखेंगे कैसे संघनन होता है, कैसे वर्षण होता है, पानी कैसे बरसता है, कुहासा कैसे बनता है, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ये दो चीजें हमने देख ली। एक चीज और है जो तापमान को प्रभावित करती है पृथ्वी पर,
वो हर जगह समान रेट में प्रभावित करती है। जैसे कि हमें देखें कि पृथ्वी पे जो सौर स्थिरांक है वो क्या है। सौर स्थिरांक, अगर हम सौर स्थिरांक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर वर्ग में कितनी ऊर्जा आती है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई वर्ग क्षेत्र है, उसमें हमें इंसोलेशन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो है 2 कैलोरी। यानी सूरज से जो ऊर्जा आती है वो 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्र में 2 कैलोरी प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में 2 कैलोरी ऊर्जा आती है। तो ये इसको कहा जाता है सौर स्थिरांक। यानी कि अगर कोई आपका क्षेत्र है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 1 सेकंड में वहां पे जो सूरज की विकिरण गिरेगी वो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा देगी, 2 कैलोरी। ये एक स्थिरांक है, स्थिर बात है। तो यह घटता बढ़ता रहता है। कब घटता बढ़ता रहता है? 2 कंडीशंस हैं। एक होता है उपसौर और दूसरा होता है अपसौर। ये क्या है? ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं अपने क्लास में, पृथ्वी की गतियों में भी और सौरमंडल में भी हम पढ़ चुके हैं, सूरज की संरचना में भी चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। अपसौर का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है। देखिए, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य हमेशा सेंटर में नहीं रहता। यह सन है और मार्ग पृथ्वी का कुछ इस तरह से है। पृथ्वी ये है अर्थ और ये है सन। तो कभी एक सिचुएशन ऐसी होती है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी अधिकतम होती है, और कभी एक सिचुएशन होती है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, यानी कम होती है। जो कम दूरी होती है जनवरी में, और जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है जुलाई में। तो जुलाई में सूरज और पृथ्वी की दूरी ज्यादा होती है, उसे कहते हैं अपसौर। अपसौर कब होता है? जुलाई में होता है, 4 जुलाई को होता है। तब 7% एनर्जी कम आती है, क्योंकि सूरज दूर है ना। जुलाई में सूरज दूर है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जुलाई में सूरज दूर है तो जुलाई में गर्मी क्यों होती है? तो ये भारत में गर्मी होती है ना। भारत में जुलाई में गर्मी क्यों होती है? क्योंकि हमने बताया था कि कर्क रेखा के आसपास सूरज होता है जून में, तो जून जुलाई में भारत में गर्मी होती है, वो अलग बात है, वो उसकी सिचुएशन दूसरी थी। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं अपसौर 4 जुलाई को होता है, जब सूरज पृथ्वी से सबसे दूर होता है और उसी समय 7% जो है एनर्जी कम मिल पाती है पृथ्वी को। तो ये जो 2 कैलोरी था स्थिरांक, ये कम हो जाता है, 1.98 के आसपास आ जाता है। अब ये कंफ्यूजन करने वाला है, इसीलिए एग्जामिनर की नजर इस पे जाएगी। वो आपसे पूछेगा कि बताइए जुलाई में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा होती है या कम होती है? तो आप अगर तर्क से लगाए कि हाँ जुलाई में तो बड़ी गर्मी होती है, इसका मतलब सूरज नजदीक होता होगा, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जुलाई में सूरज दूर होता है और पृथ्वी को ऊर्जा कम मिलती है, लेकिन गर्मी जो भारत में हो रही है उसका कारण दूसरा है, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उपसौर की। उप मतलब छोटा। उपसौर में क्या होता है? ये है उपसौर जनवरी। जनवरी में क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। तो यहां पे जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, और ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो ये 2 कैलोरी जो स्थिरांक है ये 2.1 के आसपास, 2.01 के आसपास ये हो जाता है, 2.01। तो 2 कैलोरी जो स्थिरांक है, सौर स्थिरांक की अगर परिभाषा हम बात करें तो आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में सूर्य द्वारा जितनी ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। और सौर स्थिरांक कितना होता है? 2 कैलोरी प्रति सेकंड होता है। ठीक है। और जब उपसौर की कंडीशन होती है तो पृथ्वी निकट होती है, इसीलिए यह ऊर्जा बढ़ जाती है। और अपसौर की कंडीशन में पृथ्वी सूर्य से जो है दूर हो जाती है, इसीलिए यह 7% कम हो जाती है। तो इस प्रकार से उपसौर और अपसौर भी हमारे जो है इंसुलेशन को प्रभावित कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।